नमस्कार दोस्तों, 8 चैप्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में कि कैसे स्केल किया जाता है, कैसे डेलीगेट किया जाता है और बिजनेस को स्ट्रीमलाइन दी जाती है। देखो, आप लोग एक दो आदमी हायर करके परेशान हो चुके होंगे कि भैया मैं 2-3 आदमी हायर करता हूं, उसी में मेरा काम नहीं बनता है, मैं कैसे 10, 20, 30, 40, 50, 100 आदमी हायर करूंगा। आज की वीडियो में मैं ऑपरेशंस का पूरा आपको ज्ञान दूंगा, कैसे जेफ बेजोस अमेरिका में बैठे बैठे हिंदुस्तान से पैसा कमा रहा है। आज अमेजोन का जो सेलर है वो हिंदुस्तान में, बायर जो है वो हिंदुस्तान में, बट कमीशन जो 35% 30% जाता है वो जेफ बेजोस को सीधा यूएस में जाता है। तो कैसे जेफ बेजोस पैसे कमाता है यूएस में बैठा बैठा। एप्पल ने अपना इकोसिस्टम बनाया, आज हिंदुस्तान में एप्पल की इतनी बड़ी टीम है, कैसे पूरा वर्क चलता है, ऑपरेशन चलते हैं। कोका कोला हो गया, हर ब्रांड की केस स्टडी भी आपको दूंगा, कैसे इन्होंने अपने ऑपरेशन को मेंटेन रखा, स्केल अप किया और प्रॉफिटेबल रहे। देखो, बिजनेस के अंदर अगर आपको धंधा बड़ा करना है हिंदुस्तान में तो आपको काम करना नहीं, करवाना आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको काम करवाना नहीं आता, आप धंधा बड़ा नहीं कर सकते हो। इस चीज को लिख के ले लो, अपने ऑफिस में लिख देना। जब तक काम करवाना नहीं सीखोगे, धंधा बड़ा, स्केल करना, प्रॉफिट करना, ये सब नहीं सीख पाओगे। अब आपको अगर बड़ा धंधा बनाना है, कुछ मैं आपको केपीआईज दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केपीआईज है। आगे जाके वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा फंड रेज कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, कैसे पैसा आता है इक्विटी मार्केट से, आईपीओ कैसे होता है, एसएमई आईपीओ कैसे होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस समय हिंदुस्तान में फंड रेजिंग के, वो सब आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखो, कुछ केपीआईज है ना, आप लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिखना चालू करो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका मेन केपीआई अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी। दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर है पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपने कितना पैसा लगाया कंपनी में और आपको रिटर्न कितना मिला, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आज कंपनी के पास असेट कितनी है उससे कितना आपको रिटर्न आ रहा है, डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या है, अर्निंग प्लस शेयर क्या है, इबिटा क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। इन सारे की केपीआई क्या है आपके पास डेटा फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर में फंड रेज कर सकते हो और 100, 200, 1000 करोड़ तक की कंपनी बना सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा एसओपी कैसे बनती है, एसओपी कैसे बनाई जाती है। देखो, सबसे पहले अगर आप धंधे के अंदर एसओपी को नहीं समझोगे तो आप स्केल अप नहीं कर सकते। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। मुझे ये काम करना है और आप मुझे काम करवाना है, तो मैं कैसे कर रहा था उसको राइट डाउन कर दिया, उसके प्रोसेस, उसका स्टेप, उसका आउटपुट। उससे आप क्या करोगे, छोटे छोटे धंधों में एसओपी बनाना सीख जाओगे। फिर जब धंधा बड़ा होगा तो अपनी टीम से एसओपी बना पाओगे। एसओपी बहुत जरूरी होती है। सबसे मुश्किल एसओपी दुनिया में होती है 5 स्टार रेस्टोरेंट बिजनेस की, जहां पे रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है। कस्टमर को इतनी सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पेमेंट से लेके, कस्टमर की सर्विस से लेके, रेस्टोरेंट सर्विस से लेके, डाइनिंग से लेके, रूम सर्विस से लेके, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि देखो, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जो 5 स्टार का काम होता है ना, 5 स्टार होटल का, वहां पे मार्जिन बहुत टिपिकल होते हैं और बहुत कम होते हैं टाइम के। कैसे? 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक बंदा चेकआउट करता है और उसी बीच उसके बाद 12 से 1 या 2 के बीच में नए लोग चेक इन करना चालू कर देते हैं। तो उस समय की एसओपी को बहुत प्रॉपर रखना पड़ता है कि अब जैसे लेट सपोज 100 रूम है, 100 में से 50 ऐसे रूम है जो खाली होने वाले, बट उनकी नेक्स्ट बुकिंग आ चुकी है और कस्टमर 1-2 बजे तक आ जाएंगे, तो वहां पे उनको तुरंत फटाफट कॉलिंग करनी पड़ती है। और कुछ 50 रूम ऐसे हैं जहां पे जब कस्टमर खाली करना चाहे कर दे, क्योंकि उसके बाद की बुकिंग नहीं है। तो कस्टमर अगर 2 बजे तक भी करेगा, 2:30 बजे तक भी करेगा, तो होटल वालों को नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, 5 स्टार जो होटल्स वाले होते हैं ना, ये लोग बहुत तगड़ी एसओपी, प्रोसेस, मैनुअल, ट्रेनिंग, हर चीज तैयार करते हैं। कभी भी आपको एसओपी के बारे में और डिटेल में समझना हो, प्रैक्टिकली देखना हो ना, 2-3 बार किसी अच्छे 5 स्टार होटल में चले जाना, वहीं आपको दिख जाएगा इनके एसओपी की पावर क्या होती है, कि कैसे धंधा ये ऑटोमेट करते हैं। जो इनके ओनर्स होते हैं, जीएम होते हैं, अपने आप हर चीज का एक प्रोसेस चलता है। अब थोड़ा मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ सर्विस बिजनेस का। देखो, सर्विस बिजनेस के अंदर क्या होता है, लीड जनरेशन पहली चीज, दूसरा है रेवेन्यू मतलब सेल्स, और तीसरा है सर्विस डिलीवरी। अगर आप 3 चीजों पे लीडरशिप बिठाओगे, वहां अच्छे सैलरी और इंसेंटिव दोगे, उनका एक इकोसिस्टम तैयार करोगे, तो आप अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस को पूरा ऑटोमेट कर जाओगे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अगर नहीं कर पाओगे तो ये बिजनेस को आप स्केल नहीं कर पाओगे। तीनों डिपार्टमेंट में आपको लीडरशिप चाहिए। एक होता है लीड्स, जहां से नए क्लाइंट्स की क्वारी आएंगी, दूसरा है रेवेन्यू का फनल, सेल्स वाला, और तीसरा सर्विस डिलीवरी करने वाला बंदा। अब बिजनेस के जो ऑपरेशन है, जो इनकी एसओपी है, उनके लिए आपको जेडी बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। वो क्यों? लीड्स वाला करेगा क्या, कैसे करेगा, उसका टारगेट क्या है, इंसेंटिव क्या है, गोल क्या है, कैसे उसको काम करना है, कैसे कंपनी का आउटपुट लाके देना है, पूरा एक्सेल शीट में उसका डेली अपडेट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके इनको ऑटोमेट आप कर पाओगे। सेम विद सेल्स वाला, सेम विद सर्विस वाला। आप एक चीज समझना, एक ही बार आपको प्रोसेस तैयार करना है, छोटा प्रोसेस बनाओ, प्रॉफिटेबल बनाओ, फिर उसको स्केल कर दो मार्केटिंग करके, अच्छे और एम्प्लॉयज लाके और तनख्वाह बांट के। क्योंकि देखो, एक बार आपका प्रोसेस रेडी हो गया, आपको सिस्टम प्रोसेस मालूम पड़ गए, फिर खाली आपको स्केल अप करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? अच्छे एम्प्लॉयज लाके, ज्यादा मार्केटिंग का बजट बढ़ा के,
छोटा में अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो तो 20 लाख का करना इजी है, बट अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, नुकसान में हो, तो स्केल अप नहीं कर सकते। पीपल डोंट डू वॉट यू एक्सेप्ट, पीपल डू वॉट यू इंस्पेक्ट। मतलब वो लोग ये नहीं करेंगे जो आप उनसे चाहते हो। जितना आप उन पर वॉच रखोगे, डेटा ड्रिवन कंपनी को चलाओगे, ट्रैक रखोगे हर चीज का, उतना जल्दी वो काम करेंगे। एक चौकीदार है, आप देखना छोड़ दो, उसकी ऑडिट करना छोड़ दो, वो आपको 40वें दिन 50वें दिन सोता हुआ मिलेगा रात को पूरा, वो कोई ध्यान नहीं देगा। बट उसको पता है कभी भी सरप्राइज ऑडिट होती है, विजिट होती है, तो वो तुरंत तेजी से जगा रहेगा और भागेगा कि भैया कुछ भी हो रहा है इधर उधर, हर चीज का मुझे ध्यान रखना है। नहीं तो क्या वो सो जाएगा 20वें दिन 40वें दिन 50वें दिन की, अब कोई आता तो है नहीं, कोई देखता तो है नहीं, चलो सो जाओ बस। तो देखना जरूरी होता है अगर आपको ऑटोमेशन करना है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस, स्टॉप बीइंग स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको लग रहा है मैं हायरिंग करूंगा, सैलरी बांटूंगा, ग्रोथ करूंगा, टर्नओवर बढ़ाऊंगा, फेल हो गया तो यार 2 लाख के धंधे में फेल होने से अच्छा 2 करोड़ के धंधे में फेल हो जाओ। एटलीस्ट आपने कुछ करा तो सही पूरे जीवन में आओ तो कुछ करके जाओ, वैसे ही सबको मरना है एक ना एक दिन। एंड अगर आप अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, नंबर्स का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो कभी पूरे नहीं होने वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, नंबर छोड़ देते हैं ऑटोमेशन के टाइम पे कि हमें ऑटोमेट करना, छोड़ दो, हर चीज़ डेलीगेट कर दो। काम डेलीगेट करो, नंबर डेलीगेट मत करो। नंबर्स तो आप तक आने चाहिए, नंबर्स आपको चाहिए, डिमांड करो अपनी टीम से नंबर। हर बड़ी कंपनी नंबर्स का डिमांड करती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सर्विस बेस्ड बिजनेस बना रहे हो ना, उसके अंदर आपकी सेल्स ऊपर नीचे हो सकती है, बट सर्विस हमेशा अप रहनी चाहिए। सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करो, कस्टमर रेफरल क्रिएट कर दे। एक टाइम बाद आपको लीड वाले की इतनी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लीड वाले और सेल्स वाले की जरूरत शुरुआत में पड़ती है जब सर्विस आपने बहुत हाई क्वालिटी डेवलप कर ली, फिर इनका लोड कम हो जाता है, फिर सर्विस के रेफरेंस ही और कम आने लग जाते हैं। तो सर्विस को हमेशा टॉप क्वालिटी पर रखना अगर आपको धंधा बड़ा करना है। और देखिए लाइफ है ना बहुत छोटी है, मतलब कभी भी आपका जो बिजनेस है ना वो बर्बाद हो सकता है, बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। घबराओ मत, आगे बढ़ना है, आगे चलना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी अप आएगा, कभी डाउन होगा। आप वो तो रिजर्व बनाओ, डाउन हो तो भगवान का नाम लो, हार्डवर्क करो, वापस आगे बढ़ो, वापस आगे निकलो। और देखो आपकी प्रायोरिटीज धंधे में हमेशा चेंज होती रहेंगी। काफी लोग मेरे पास ये भी आते हैं हमारी कंसल्टिंग में, जब मेरे से कंसल्टिंग लेते हैं कि सर शायद मेरी गलती है, मैं कभी सर्विस सोचता हूँ, कभी सेल्स सोचता हूँ, कभी एचआर सोचता हूँ। देखो क्या होता है, आपकी जब सेल्स डाउन है तो आप डेफिनेटली आप सेल्स के बारे में सोचोगे। जब आपका एचआर खराब है तो आप एचआर के बारे में सोचोगे। सर्विस खराब है तो आप सर्विस के बारे में सोचोगे। लीड्स खराब है तो लीड्स के बारे में सोचोगे। जो भी धंधे में खराब चीज होती है उस पर एक एंटरप्रेन्योर को फोकस करना चाहिए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहेंगी और होनी भी चाहिए, सेम नहीं रहती ग्रोथ के टाइम पे। अब अगर आपको हिंदुस्तान में बड़ा बनना है, ग्रो करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑपरेशन से बाहर निकलना है और आपको धंधे को एकदम बड़ा कर देना, स्केल अप कर देना, टर्नओवर को बढ़ा देना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, बॉस, रिलेटिव, फ्रेंड्स और कुछ आपके एम्प्लॉइज आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे आपके पीछे से, बट आप अच्छा काम करते चलो। क्यों? अगर आज भी मैं लोगों की बातें सुन के, मेरे रिलेटिव्स की बातें सुन के, मेरे दोस्तों की बातें सुन के बैठ गया होता ना मेरे जीवन में, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। मैं आगे बढ़ा, मैं उठा, मैंने स्टेप लिया, मेरी लाइफ थी, मेरी जिम्मेदारी। तो आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी, इस चीज का ध्यान रखना। लोग तो आपको खींचेंगे, उठो आगे बढ़ो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सैम वॉल्टन की एक बहुत अच्छी बात है, जो वॉलमार्ट के फाउंडर है, टू सक्सेड इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू चेंज ऑल द टाइम। मतलब आपको कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है अगर आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो। और देखो आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा अपने काम को लेकर, ना कि बिजी तो यार बहुत लोग हैं, प्रोडक्टिव कितने लोग हैं। टिम फेरिस बहुत बड़े ऑथर हैं, वो कहते हैं प्रोडक्टिव होना धंधे में बहुत ज्यादा जरूरी है। और दुनिया के जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनमें से सिर्फ 2% एंटरप्रेन्योर्स आर प्रोडक्टिव, बाकी 98% डेली ऑपरेशन से बिजी हो जाते हैं। बिजी के चक्कर में कहते हैं हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। भाई आप डेलीगेट करो, डेलीगेशन को समझो, एसओपी को समझो, प्रोसेस को समझो, तभी तो आप बड़ा धंधा बना पाओगे। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, सोचो मुझे कैसी लाइफ चाहिए। ये है ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट पे करता है। मुझे धंधे को कैसे ऑटोमेट करना, ऑपरेशंस को कैसे चलाना है। मैं जनरली ये टाइम मेरे लिए सुबह निकालता हूँ मॉर्निंग में, बिटवीन 6 to 9, 3 घंटे से मैं सोचता हूँ आज कंपनी को चलाना कैसे। और बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हो एक सीईओ ऑफिस तैयार करने में। अगर आपका टर्नओवर 20-30 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर निकल चुका है और आपको अब 100 करोड़ 500 करोड़ के पार जाना है। सीईओ ऑफिस क्या होता है, एक सीईओ की एक्सेल शीट्स बनती है, पूरे काम को उसमें देखा जाता है कि जो सीईओ है उनको कौन कौन से ऑपरेशन वाले काम में उलझना है, करना है, उसको आप डेलीगेट करते हो अपने ऑफिस में बंदा बैठा के, जिससे आप ग्रोथ ओरिएंटेड काम कर पाओ। और देखो अपने सीईओ ऑफिस में जो आपके आसपास के लोग रहेंगे ना, आज के टाइम की आपको एक प्रैक्टिकल सलाह दे रहा हूं,
आज के टाइम में यंग जनरेशन को अपने आसपास से अवॉइड करना, सीईओज ऑफिस से, बाकी पूरे कंपनी में आप रखो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या, यंग जनरेशन आज के टाइम में अल्कोहल हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए इश्यूज, सेक्स हो गया, पॉर्न हो गए, आलतू फालतू की चीजों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जिसके चक्कर में वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आपने ऑफिस में सुंदर सी लड़की रख ली अपने सीईओज ऑफिस में, होगा क्या, 4 लड़के उसको लाइन मारेंगे, छेड़ेंगे, उसका ध्यान भी जाएगा, आपका काम छोड़ के वहां लग जाएगी। कोई यंग लड़का डायनेमिक, उसका ध्यान कहीं और लग जाएगा। तो शादीशुदा औरत रख लो जो ज्यादा सुंदर नहीं हो, तो ठीक है, उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज में सूट में दिखाया गया था। You. How long you been a legal secretary? तो इसलिए आप लोगों को सिंसियर डेडिकेटेड लोग चाहिए। और देखो, आपके ना अब टीम हेड से व्हाट्सएप मैसेज ले सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन रख सकते हो, उनके नंबर्स व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर ले सकते हो, जिससे आप उनके आउटपुट ट्रैक कर पाओ। जो अच्छा कर रहा है उसको इंसेंटिव दो, आगे बढ़ाओ। जो खराब कर रहा है उसको कोने में ले जाओ, डांट दो, समझा दो कि भैया अच्छा परफॉर्म करना, नेक्स्ट मंथ बैठ के। सिंपल सा रूल है, आपका आउटपुट चाहिए, कंपनी को आगे लेके जाना है। और डेलीगेशन इस अल्टीमेट की है। जब तक आप डेलीगेशन करना नहीं सीखोगे तब तक आप ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे। और देखो, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर 10-15 लाख 20 लाख है, महीने के 2-3 लाख के प्रॉफिट मार्जिन पर हो, और 2-3-4 नौकर है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई ज्यादा अच्छी मैन पावर्स नहीं रखनी है, सिर्फ एक राइट हैंड चाहिए होता है, सिंगल पर्सन, जो आपके 3-4 लोगों को मैनेज कर सके आपके बिहाफ पे। उसकी तनख्वाह 30-40 तक होंगी, प्लस उसको इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। तो वन मैन कम्युनिकेशन से भी आप लोग धंधे को ऑटोमेट कर सकते हो कि आपका कनेक्ट सिर्फ एक ही आदमी से, एक ही टच पॉइंट से। किससे? एक सिंगल टच पॉइंट। पहले 4 से था, तो 4 पे अलग अलग टाइम देना पड़ता था, उनको मैनेज करना पड़ता था। अब एक आदमी को मैनेज करना है, मतलब एक आदमी मैनेज, अब वो 4 को करेगा, तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो ये भी एक छोटे बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज होती है कि भैया मैंने एक सिंगल कनेक्ट रख दिया एक एक धंधे में मेरा, जहां पे मुझे कनेक्ट होना है उस आदमी से, वो आगे 4-5 3-4 लेबर को मैनेज कर रहा है और मेरे को आउटपुट ला के दे रहा है। और मैं हमेशा मेरे ऑपरेशन को स्मूथ करने के लिए राइट आदमी को ढूंढता हूं, जिससे वो मेरे ऑपरेशन को स्मूथ कर पाए, प्रोसेस को ढंग से बिठा पाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए फटाफट। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में सब में शेयर कर देना, जो लोग धंधा करना चाहते हैं, धंधा बड़ा करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी उनके लिए, काफी सारी लर्निंग उनको इस वीडियो से मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगली वीडियो में लीगलिटीज के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, आईपीओ एंड फंड रेजिंग के ऊपर, जिससे आपको मालूम पड़े लीगलिटीज क्या होती है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, आईपीओ क्या होता है, फंड रेजिंग क्या होती है, ऐसी में आईपीओ क्या है, कहाँ से 5-10 करोड़ 20 करोड़ तक का फंड मार्केट से जुटा सकती हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग इतने प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।